जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्यों लाया गया था? ताकि जो नियम है उनका पालन हो सके। देखो, जब तक हमारी लाइफ में रूल्स नहीं होते ना, तब तक हमारी जो लाइफ होती है वो बहुत ही अप एंड डाउन चलती है। मतलब हम कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, बस जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं और उससे अच्छा आउटपुट हमें नहीं मिलता। सेम तरीके से इंडिया में भी जब देखा गया कि भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रैक पर नहीं है, तो उन्हें ट्रैक पर लाने के लिए क्या किया गया, कुछ रूल्स बनाए गए। ये रूल्स ऐसे थे जो कि बिजनेस से जुड़े हुए थे, ठीक है। और बिजनेस से जुड़े हुए जब नियम कानून बनाए गए ताकि लोगों के साथ धोखाधड़ी कम हो, है ना, फ्रॉड्स कम हो, तो उसके लिए एक एक्ट आया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये जो एक्ट है, ये एक्ट आपको बांधता है किसी भी एग्रीमेंट के साथ। आप किसी के साथ कुछ बातचीत करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो आप उससे बंध जाते हैं लीगली, है ना। सो इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाया गया ताकि रूल्स फॉलो हो और किसी के साथ कोई धोखा ना हो। अब ये जो हमारा एक्ट है, इसमें आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखना है। सबसे पहली तो है इसकी एसेंट डेट, मतलब किस दिन ये जो डेट है प्रेसिडेंट ने जो है इस पे साइन किया था, यानी कि 25 अप्रैल को मंजूरी दे दी गई थी कि ओके आप इस एक्ट को बना सकते हैं। लेकिन इसका जो इन्फोर्समेंट है, मतलब कब से ये जो एक्ट है ये लागू हुआ, तो ये लागू हुआ आपके सितंबर के मंथ पे, 1 सितंबर 1872, ठीक है। ये ब्रिटिश लॉ है, ब्रिटिश लॉ को देखकर हमने यहाँ पर एक इंडियन लॉ बनाने की कोशिश की थी। तो जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हैं तो मेक श्योर कि आपको उस एक्ट के बारे में उसकी जो डेट्स हैं वो पता हो कि वो एक्ट कौन सी डेट पर आया था। तो यहाँ पर आपको 1 सितंबर 1872 याद रखना है। कौन सी डेट है, केम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872। बट आपको ये वाली डेट भी याद रखनी है कि इससे पहले 25 अप्रैल को ऑलरेडी प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट अपने साइन कर दिए थे कि ठीक है ये अब से एक एक्ट है। ओके, यहां तक आपको चीजें पता है। इसके बाद आपको एक सीक्वेंस यहाँ पे पता होना चाहिए। कभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई ऑफर देता ठीक है। जैसे सपोज करो आप स्टूडेंट है ना, आप मुझे बोल रहे हैं मैम हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, प्लीज आप हमें एमसीक्यूज करवा दीजिए। सो आपने मुझे ऑफर किया कि मैम क्या आप हमें एमसीक्यूज पढ़ाएंगी, क्या आप हमें टॉपिक पढ़ाएंगी। सो मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना। सो आपने मुझे एक ऑफर दिया, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ये बन जाता है आपका प्रॉमिस। हमने एक दूसरे से क्या कर लिया, अब प्रॉमिस कर लिया। आपने मुझे पूछा मैम आप मुझे पढ़ाओगे, मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे आपको। आपने ऑफर किया, मैंने उसे एक्सेप्ट किया, बन गया प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस में आती है कुछ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, है ना। मतलब कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, आपको मैं सर्विस दे रही हूं, बदले में आप मुझे उसकी फीस पे करेंगे। तो कंसिडरेशन की दोनों पार्टीज को इन रिटर्न क्या मिल रहा है। जैसे ही कंसिडरेशन किसी प्रॉमिस में ऐड हो जाता है तो हमारा बन के आता है एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट बन के आता है। तो जब तक आप किसी भी बातचीत में जब एक प्रॉमिस कर लेते हैं, कंसिडरेशन ऐड कर लेते हैं, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। उस एग्रीमेंट में हम ऐड करते हैं इन्फोर्समेंट बाय लॉ। इन्फोर्समेंट बाय लॉ, जब कानूनी कार्रवाई से उस पर लग जाती है स्टैम्प, तो बन जाता है ये हमारा फाइनली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो एग्रीमेंट में जब इन्फोर्सिबिलिटी ऐड होती है तब हमारा बनता है कॉन्ट्रैक्ट। सीक्वेंस क्या है, पहले ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर प्रॉमिस, फिर कंसिडरेशन, फिर एग्रीमेंट, उसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करेंगे तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कहानी है, बेसिक सी चीजें हैं। ये अगर आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। डिटेल में ये चीजें हमने ऑलरेडी क्लास में की हुई है, वहां पर आपको डिटेल में हर एक चीज मिलेगी, पूरे डिटेल में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू मिलेंगे। तो इसीलिए एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टॉपिक का जरूरी था।
ठीक है। सो बहुत सी चीजें हम आज के सेशन में करने वाले हैं और कई ऐसी चीजें होंगी जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, अपना सोचना है, ठीक है, और उसको सही आंसर करना है। ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। असर्शन दे रखा है आपको, प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो अभी हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, दैट इज प्रॉमिस। इसमें ऐड कर देंगे कंसिडरेशन, तो बन जाएगा एग्रीमेंट, ठीक है। सो प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस एक एग्रीमेंट है। तो क्या ये बात सही है? अब ये मत कहना कि मैम इसमें कंसिडरेशन नहीं है तो इसे हम एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। प्रॉमिस में कंसिडरेशन इंप्लाइड होता है, ठीक है, कि दोनों पार्टीज को कुछ मिल रहा है तभी उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया है। तो प्रॉमिस एक एग्रीमेंट है, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो भाई एग्रीमेंट क्या है? ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिलाकर जो चीज बनती है उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैम ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला के तो प्रॉमिस बनता है, यहाँ पर तो एग्रीमेंट लिखा है। अरे बेटा, एग्रीमेंट जो टर्म है उसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। तो आप कह सकते हो कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट। आपने मुझे कुछ ऑफर किया, मैंने उसे एग्री कर लिया, तो यहाँ पर हम दोनों का एग्रीमेंट हो गया, हम दोनों का प्रॉमिस हो गया, है ना। सो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। तो जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे अगर, तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होते। इसीलिए कंसेप्ट को पूरा डिटेल में समझना जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्योंकि हमारे करेक्ट है, असर्शन और रीजन, तो प्रॉमिस एक एग्रीमेंट है बिल्कुल, और जो एग्रीमेंट है वो क्या है? ऑफर और एक्सेप्टेंस का टोटल होता है, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को? ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए स्लाइड ऐड की है, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। सेक्शंस आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक सेक्शंस, जैसे कि शॉर्ट टाइटल। सबसे पहला सेक्शन किसी भी एक्ट का होता है उसका इंट्रोडक्शन, उसका नामकरण वाला सेक्शन, जहां पर हम उसका नाम लिखते हैं, है ना, कि भाई क्या नाम रखा जाएगा इसका, है ना। तो उसका नाम रखा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर सबसे पहला आता है प्रपोजल, जिसे हम ऑफर भी कहते हैं। फिर आता है प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस, तो ये आता है 2 सबसेक्शन ए, 2 सबसेक्शन बी, 2 सबसेक्शन सी में आता है प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। ये ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन पूछूंगी मैं यहाँ से। 2D होता है आपका कंसीडरेशन, ऐसे आना कंसीडरेशन, तो ड्रेशन यानी कि डी। ई आता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो देखो इसमें बहुत सारे ई आ रहे हैं, है ना, तो 2E मतलब एग्रीमेंट। 2F का मतलब होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, देखो हम एफ ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। फिर जब प्रॉमिस क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं? हम सबको हाँ बोलते हैं, हम सबको हाँ बोलते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए H। अब कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स में आप देखेंगे, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें होता है 2G, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 2I, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 2J। तो ये कुछ सेक्शंस है जो आपको याद रखने जरूरी है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस है रिलेटेड टू बेसिक टर्म, कि वो टर्म किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आती है, ठीक है। चलो, तो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट? देखो क्या लिखा है, नॉट, not an essential element of a valid contract as per section 10 of Indian Contract Act। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताया गया है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तब मानेंगे जब उसमें कुछ बातें लिखी होंगी जो हम कह रहे हैं। हम मतलब सेक्शन 10 कह रहा है। कौन सी बातें हैं पहले वो बता देती हूँ आपको। सबसे पहले एज पर सेक्शन 10 आपके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों पार्टीज कुछ ऑफर करें, फिर एक्सेप्टेंस दे और दोनों के बीच में आए एग्रीमेंट। सेकेंड चीज फ्री कंसेंट, यानी कि दोनों की अपनी मंजूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आपने किसी को डरा धमका के बोला है कि भाई तुम मेरा कहना मानो, तुम्हें इस एग्रीमेंट में आना ही पड़ेगा, है ना। आपने पढ़े हैं ना टर्म्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोएर्शन, वो यहाँ पर आती है चीजें। फिर आता है कॉम्पिटेंस ऑफ दी पार्टीज, यानी कि पार्टीज जो है कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी कि वो माइनर पर्सन नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए।
अगर आप इनमें से नहीं आते हैं तो आप डेफिनेटली कॉम्पिटेंट हैं एग्रीमेंट करने के लिए। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, यानी कि कानून की नजर में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। आपका जो ऑब्जेक्ट है, जिस उद्देश्य से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं होना चाहिए एज पर सेक्शन 24 to 30 एंड 56 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेशली आपको बताए हैं। ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं एज पर सेक्शन 10 तो हम कहेंगे कि भाई आपने एसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो किया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में देखी जाती हैं, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती है। बट क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपको सेक्शन 10 के साथ क्वेश्चन पूछा है या विदाउट सेक्शन 10 के साथ पूछा है। जैसे यहाँ पर सेक्शन 10 के साथ पूछा है क्वेश्चन, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जब सेक्शन 10 के बारे में नहीं पूछेगा तो यहाँ पर देखिए 2 पार्टीज का होना जरूरी है। पार्टीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है, पर्सनल नहीं होना चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटी सारी पूरी होनी चाहिए। मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। और परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए जिससे परफॉर्म किया जा सके, पॉसिबिलिटी हो किसी भी काम को करने की, ठीक है। देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ओके। सो एज पर सेक्शन 10 क्या लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए? बिल्कुल। क्या लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल। क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज ऑल्दो सेक्शन 10 में नहीं लिखी है, बट यहाँ पर एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स पूछे हैं तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक ही चीज है जिसे हम ऑड वन आउट कर सकते हैं, दैट इज क्रॉस ऑफर। क्या होता है क्रॉस ऑफर? क्रॉस ऑफर का मतलब होता है जहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे को सेम ऑफर करती है, ठीक है, विदाउट नोइंग द प्रीवियस ऑफर। जैसे कि आपने मुझे बोला मैम क्या आप हमें एमसीक्यू सीरीज करवाएंगी, और मैं मन में सोचूं कि चलो यार बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, इनको एमसीक्यूज करवा देते हैं। तो मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि भाई एमसीक्यू सीरीज से पढ़ोगे, आप मुझे ऑफर कर रहे हो मैम आप हमें एमसीक्यू से पढ़ाओगी, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। जब सेम चीज के लिए ऑफर होता है विदाउट नोइंग कि सामने वाला पर्सन क्या ऑफर कर रहा है, आप भी वही ऑफर कर रहे हो और वो भी आपको सेम चीज ऑफर कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस ऑफर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? बेसिक है, अभी तक कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ा है हमने, बहुत बेसिक चीजें पढ़ी है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, सो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान देकर इसको पढ़िएगा, ओके। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप साथ साथ चीजों को पढ़ रहे हैं, ओके। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। अनलेस देयर इज डैश देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। जब तक आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज नहीं है, अनलेस देयर इज समथिंग देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है जिसके बिना आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोनों पार्टी का कंसेंट, फ्री कंसेंट। कंसेंट भी कैसा? फ्री कंसेंट, जिसे हम कहते हैं कंसेंसस एड इडम, ठीक है। इसके बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एसेंशियल एलिमेंट का पार्ट है। यानी कि आप फ्री माइंड से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों पार्टी एक ही चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पर एक ही चीज के लिए सहमत होकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या नहीं होगा? कंसिस्ट एड इडम नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। कॉमन सील तो भाई आपको कंपनीज एक्ट में लगती है। गुडविल और प्रॉफिट आपका कंपनी का पार्ट है, इसको हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे रूल्स की, है ना। सो जब तक आपके कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज का कंसेंट नहीं है तब तक पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो कंसिस्ट एड इडम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर? कंसिस्ट एड इडम एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है एग्रीमेंट टू द सेम थिंग या फिर मीटिंग ऑफ द माइंड्स। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इसका मतलब होता है, ये ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि दोनों पार्टीज के माइंड में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सेम चीजें क्लियर होनी चाहिए, सेम एसेंशियल टर्म्स होने चाहिए विद द सेम सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। दैट इज कंसेंसस एड इडम। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने अभी कहा था आपको कुछ पढ़ने के लिए, ध्यान रखने के लिए, तो उम्मीद करती हूँ इसका सही आंसर आप लोग मुझे देंगे। पूछ रहा है पर्सन मेकिंग द प्रपोजल उसे हम क्या कहते हैं, और जो पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल उसे हम क्या कहते हैं। और वैसे तो यहाँ पर नहीं पूछा, बट मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि उसका सेक्शन कौन सा होता है। देखो जब आप मुझे कुछ ऑफर कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, यही एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, मैं टीचर हूं, है ना।
तो आप मुझे कुछ ऑफर कर रहे हो कि मैम आप मुझे पढ़ाओगे, मैं कह रही हूँ हाँ जी बिल्कुल पढ़ाऊंगी। आपने जब मुझे कोई चीज ऑफर करी तो बेटा आप हो जाते हैं प्रॉमिसर या प्रॉमिसी? बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, प्रॉमिसर बनोगे या प्रॉमिसी बनोगे? भाई जो इंसान प्रॉमिस के लिए पूछ रहा है, जो ऑफर कर रहा है, वो होगा प्रॉमिसर। जिसके पीछे ओ आ रहा है ना, वो फर्स्ट पार्टी है इनकी, जिसने ऑफर किया, ठीक है। और मैंने एक्सेप्ट किया तो मैं बन जाती हूँ प्रॉमिसी, ठीक है। अब ये दोनों बातें आपके मेंशन है सेक्शन 2B। ये देखो, प्रॉमिस, सॉरी 2C, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। एक मिनट, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, सही कर लो इसको। 2C, हाँ बी में तो एक्सेप्टेंस आती है ना, 2C, ठीक है। सो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, तो जो पर्सन प्रपोजल बनाता है वो कौन होता है? वो होता है प्रॉमिसर, और जो उसे एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? प्रॉमिसी। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, ठीक है। सभी को क्लियर है यहाँ तक? देखो, प्रॉमिसर प्रॉमिसी सेक्शन 2C के अंदर आता है। जब प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंड्स टू। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नया आया था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरे इंडिया पे अप्लाई था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब सभी आप इस बात से वाकिफ होंगे कि आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया है 2019 में, जिसके बाद से सारे लॉज सेम तरीके से एप्लीकेबल होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे कि बाकी स्टेट्स में होते हैं। सो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। उम्मीद करती हूँ किसी को इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा और चीजें क्लियर होगी कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो अब सब जगह पर एप्लीकेबल है। सो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको करवा दिया है ऑलरेडी, और बच्चे इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे होंगे, देखते ही आंसर दे रहे होंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनैक्ट हो गया था 25 अप्रैल 1872 को, बना तो दिया था 25 अप्रैल 1872 को, लेकिन इसको इन्फोर्स हमने किया कब से? काम इस पे शुरू हुआ, द डेट वाज 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर है ऑप्शन बी। बस हो गया, इजी पीजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 7, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस इम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? मैम ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है मैम। सबसे पहले तो हम करते हैं ऑफर, फिर होती है एक्सेप्टेंस, और मैम ये बन जाता है आपका प्रपोजल, सॉरी प्रॉमिस। मैम इसमें आता है कंसिडरेशन, और फिर बन जाता है ये हमारा एग्रीमेंट, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करते हैं इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, और फिर हमारा ये बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो सभी को ये सीक्वेंस पता है, तो इसी सीक्वेंस में आंसर करो। सबसे पहले क्या आएगा? ऑफर यानी कि ए, फिर आएगा आपका एक्सेप्टेंस यानी कि ई, फिर बनेगा प्रॉमिस यानी कि सी, फिर आएगा आपका एग्रीमेंट यानी कि डी, और लास्ट में बनेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट AECDB, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर सभी को? मैंने शुरू में ही कुछ चीजें आपको बता दी थी ताकि आप एक फ्लो में आ जाए, है ना, और थोड़ा सा टॉपिक से कनेक्ट हो जाए कि क्या क्या चीजें यहाँ पर पूछी है। ओके चलो भाई, नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी में है तो माफ करती हूँ, आपको हिंदी में क्वेश्चन नहीं दे पाई। यहाँ पर काफी बड़ा क्वेश्चन था जिसकी वजह से मुझे सेकंड स्लाइड पर इसको लाना पड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकेंड, ये क्यों ऐसे हुआ है? आई होप विजिबल होगा आपको क्वेश्चन। गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप विंडो विद अ प्राइस लेबल विल अमाउंट टू। जब आपके जो है गुड्स आपने रखे हुए हैं शॉप पर, तो इसका क्या मतलब है? देखो दो चीजें होती है, एक होता है ऑफर, एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। जब आप किसी को
इनवाइट कर रहे हो कि वो आकर ऑफर दे, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। जैसे कि आपने कोई गुड्स डिस्प्ले कर दी, बहुत खूबसूरत सी ड्रेस लगा दी बाहर पर यहाँ पे, है ना, तो आप क्या करते हैं, आप गर्ल्स क्या करेंगी, जाएंगी पूछेंगी भैया क्या प्राइस है इसका, अच्छा आपके यहाँ 50% ऑफ चल रहा है, तो क्या इस ड्रेस पे भी 50% ऑफ आप मुझे दोगे, है ना। तो इस तरीके के सवाल आप पूछते हैं ना, तो आपने जो शॉपकीपर ने आपको इनवाइट किया, आप उस पे जाकर ऑफर कर रहे हो, इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, सो अगर आपके गुड्स जो है वो शॉप पर रखे हुए डिस्प्ले करने के लिए, उसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। इस तरीके से आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको मेन्यू दिया जाता है, मेन्यू एक इनविटेशन टू ऑफर है, आप उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बेस पर ऑर्डर करते हैं कि आपको क्या खाना है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सॉरी डिफरेंस मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, आई होप क्लियर होगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं ठीक कर देती हूँ उसको, वेट, तब तक आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर क्या डिफरेंस होता है, देखो सेक्शन 2A में आता है आपका ऑफर, जब एक पर्सन अपना कोई एक्सप्रेशन शो करता है, अपना विलिंगनेस शो करता है आपको बताने के लिए कि वो क्या आपसे कहना चाहता है, दैट इज ऑफर। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर पर पार्टी क्या करती है, आपको इनवाइट करती है कि आप उनसे आगे नेगोशिएशन करें रिगार्डिंग द ऑफर, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, यहां पर ऑफर में आपका इंटेंशन होता है कि भाई एक्सेप्टेंस मिल जाए, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में आपका इंटेंशन होता है कि टर्म कंडीशंस पे हमारे साथ नेगोशिएशन किया जाए, इनकी हमें ऑफर किया जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, सो बेसिक सा डिफरेंस है, आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपको कुछ केसेस दिए गए हैं और आपको उन केसेस को रिस्पेक्टिव उनके केस लॉज यानी किस पर्पस से वो हुए थे उसके बारे में आपको उसे मैच करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये आपको मैं छोटा सा काम देती हूँ, प्लीज इन सारे केस लॉज को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जैसे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस है, इसमें क्या था कि लालमन ने अपने नेफ्यू को ढूंढने भेजा था गौरी दत्त को, है ना, सो ऑफर उसने एक लगा दिया था कि भाई जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 501 का इनाम दूंगा। गौरी को ये बात पता नहीं थी, है ना, और जब उसे पता चली तो उसे गुस्सा आया कि भाई मुझे पैसे नहीं दिए, मैं ढूंढ के लाया हूँ, तो यहाँ पे गौरी दत्त ने लालमन पे केस कर दिया था। लेकिन जब उसका जजमेंट आया तो जजमेंट ये था कि जब गौरी दत्त को ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था तो उसकी एक्सेप्टेंस भी गौरी नहीं दे सकता, है ना। सो इसी को लेकर ये जो आपका लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का केस हुआ था, ये था एक्सेप्टेंस के बेस पर। ठीक है, सेम तरीके से जो थॉमस वर्सेस थॉमस वाला केस है, ये था कंसिडरेशन के बेस पर, और आपका जो बर्नर्ड और हैगीज का केस है, ये था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, और पीक एंड गर्नी का था मिसरिप्रेजेंटेशन के बेस पर। आप होमवर्क में एक बार सारे केस लॉज को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, एक रिमाइंडर मिल जाए, एक याद आ जाए कि भाई आपने किस तरीके से ये सारे केसेस में ये सारे कंसेप्ट को पढ़ा है। ठीक है, तो छोटी सी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर हम करने लगेंगे तो हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, हमें अराउंड 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड वी आर एट 9। ठीक है, सो टारगेट थोड़ा सा बड़ा है तो उसको अचीव करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको होमवर्क देंगे, और ये चीज यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है, आप इसको आराम से सर्च कर सकते हैं, मैं इसका PDF भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो बेसिक सी चीजें हैं, चलो ओके, तो इसको आप कर लीजिएगा, आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। अच्छा, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम ATM, ATM से अगर आपने पैसे विड्रॉ करे हैं, ATM से अगर आपने पैसे विड्रॉ करे हैं तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। देखो अब यहां पर बात आती है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सभी ने पढ़े होंगे, बहुत सारे टाइप्स आते हैं, है ना, वैलिडिटी के बेस पर, इनफोर्सिबिलिटी के बेस पर, ठीक है, काम करने के बेस पर, तो काफी सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हमारे सिलेबस में हमें दिए गए हैं। ठीक है, एक इमेज में यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, वैलिडिटी के बेस पर, परफॉर्मेंस के बेस पर, फॉर्मेशन के बेस पर हमारे साथ काफी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। अब ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में आराम से क्लासेस में करवाई हुई हैं, फिर भी मैं आपको टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन तो दे ही दूंगी कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास और उन कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी।
वैलिडिटी के बेस पर, ठीक है, वैलिडिटी के बेस पर, यानी कि जो जनरल चीजें हैं जिनके बेस पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस चीज को यहाँ पर फॉलो किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो सबसे पहले आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स का यूज होता है सेक्शन 10 के अंदर, ठीक है, दैट इज योर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दिस इज नॉट वॉइड, वॉलिड, ये वॉइड है, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब फिर आता है कुछ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक ले लो वॉइडेबल। वॉइड और वॉइडेबल ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो, जब किसी वन पार्टी के ऑप्शन पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, जब किसी भी वन पार्टी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है उसे हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। इसमें आपने जो टर्म सुने होंगे दैट इज कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी एक पीड़ित पक्ष जब कह देता है कि भाई देखो मेरे साथ तो जबरदस्ती की थी और उसके बाद मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, उसे हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, विच इज सीजेस टू बी इन्फोर्स, जिसको आप इन्फोर्स कर ही नहीं सकते, ठीक है, इन्फोर्स कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पेंटर को बोला कि मेरी पेंटिंग बनाकर देना, अब उस पेंटर ने जब आपकी पेंटिंग बनाकर दी थी तब तक उसकी डेथ हो गई, तो क्या आप उस पर कोई केस कर सकते हो कि भाई हमारी पेंटिंग बनाकर नहीं दी? नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फोर्स होगा ही नहीं। ऐसे को हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, भाई जो कानून के खिलाफ है चीजें, है ना, उसको आप नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तुम्हें ना इतने पैसे दूंगा, तुम जाके इसको मार दो, है ना। तो ऐसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ चीजें हैं जो आप इलीगली मतलब नहीं कर सकते, लीगल नहीं है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ जाता है, जैसे लीगल फॉर्मेलिटी करते टाइम कोई डिफेक्ट आ गया, दैट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन के बेस पर होते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर आपने एक्सप्रेसली चीजें बता दी है कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सिंपल आपने बता दिया कि भाई क्या तुम मेरी बाइक खरीदोगे फॉर रुपीज 1 लाख, हाँ मैं खरीदूंगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जब आप किसी को कुछ बताते नहीं हो लेकिन आपकी एक्टिविटी से पता चल जाता है, जैसे जब हम हमें कोई व्हीकल को रोकना होता है तो हम उसको ऐसे हाथ हिलाते हैं ना, ऐसे हाथ हिलाते हैं, ठीक है, कि भाई गाड़ी रोको करके, तो ये क्या है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो भाई लॉ आपके ऊपर इम्पोज कर देता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, आपकी सहमति से आप इसमें नहीं आए हैं, जैसे कि आपने किसी घर अपने गुड्स छोड़ दिए बाय मिस्टेक, है ना, तो फिर सामने वाले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको गुड्स वापस करे, दैट इज रिटर्न ऑफ गुड्स, है ना। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, आप नहीं चाहते थे लेकिन एक आपका एथिक्स की बात आ गई तो आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद द नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, या फिर आप कह सकते हैं मशीन के साथ, ठीक है। परफॉर्मेंस में आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर दोनों पार्टीज ने काम कर दिया है, ठीक है। एग्जीक्यूटरी, जहां पर दोनों पार्टीज ने अभी काम नहीं किया है। फिर आता है यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड, जहां पे एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया, एक ने नहीं परफॉर्म किया। बाइलेटरल मतलब टू साइडेड, जहां पर एक पार्टी ने परफॉर्म, दोनों ही पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट अभी तक परफॉर्म नहीं करा है, ठीक है। सो ये कुछ टाइप्स होते हैं, फॉर्मेशन के बेस पे, परफॉर्मेंस के बेस पे और वैलिडिटी के बेस पर, ठीक है। इसमें एक ई कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, यानी कि जो भी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट आप बनाते हैं उसे हम ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मेशन के बेस पर, अभी मैंने आपको बता दिया वैसे, परफॉर्मेंस के बेस पर और वैलिडिटी के बेस पर। इसी को आप इनफोर्सिबिलिटी में भी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एटीएम, एटीएम से पैसा निकाला गया तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 11, द टाइम फॉर रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो, रेवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब होता है, पहले तो रेवोकेशन का मतलब होता है वापस लेना, वापस लेना, ठीक है। सो अपने ऑफर को वापस लेना या फिर एक्सेप्टेंस को वापस लेना, ये कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया है, ठीक है। सो देखो, ये सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है कि कितने टाइम के अंदर आप अपने सॉरी सेक्शन 5 के अंदर बताया गया है, सेक्शन 4 के अंदर तो कम्युनिकेशन है,
कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं ऑफर। कब माना जाता है कि एक ऑफर जो है कम्युनिकेट हो गया है या फिर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है। तो कम्युनिकेशन के बाद कब आप वापस ले सकते हैं, दैट इज इन सेक्शन नंबर 5। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आप अपने ऑफर को वापस ले सकते हैं। सेक्शन 5 के अंदर ये कहता है कि ऑफर वापस तभी होगा जब तक कि वो जो एक्सेप्टेंस है, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं है तभी तक आप उस ऑफर को वापस ले सकते हो। एक बार आपने एक्सेप्ट, सामने वाले पर्सन ने एक्सेप्टेंस दे दी, तब आप अपने ऑफर को वापस नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए ने क्या किया, ए ने एक ऑफर एक्सेप्ट किया, ठीक है, और उसका जो एक्सेप्टेंस था वो 10 जुलाई को भेज दिया बी को, ठीक है। बी को वो लेटर मिला 14 जुलाई को, बट बी के लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुकी थी 10 जुलाई को इटसेल्फ, कि हाँ भाई 10 तारीख को लेटर तो भेज ही दिया है, 14 को भले ही मिलेगा, बट मेरे नजर में तो आ चुका है कि हाँ ए ने अपना एक्सेप्टेंस दिया है। तो जो ऑफर का रेवोकेशन है वो सिर्फ 10 तारीख से पहले हो सकता था, उसके बाद नहीं, क्योंकि 10 तारीख को ऑलरेडी ये कम्युनिकेट हो चुका है कि ए अपना ऑफर एक्सेप्ट करके अपना एक्सेप्टेंस भेज रहा है। तो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान देना होता है कि रेवोकेशन तभी पॉसिबल है जब तक उसका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज है, सेक्शन 5 ये भी कहता है कि एक्सेप्टेंस आप रिवोक तब तक कर सकते हो जब तक आपने कम्युनिकेशन का एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं दिया है। मतलब कि आपने सामने वाले पर्सन को अभी तक ये नहीं बताया कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपका ऑफर, उससे पहले ही आप रिवोक कर सकते हो। जैसे ही सामने वाले पर्सन यानी कि ऑफरर के माइंड में आ गया, उसको पता चल गया कि आप एक्सेप्टेंस दे चुके हैं, उसके बाद आप रिवोक नहीं कर पाएंगे। और ये सारी बातें लिखी हैं आपके सेक्शन 5 के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सफिशिएंटली स्टैम्प एंड ड्यूली एड्रेस्ड। एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में स्टैंप लग चुकी है, ठीक है, और एड्रेस वगैरह सब डाल चुका है, और वो रास्ते में इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, अभी रास्ते में है। तो जब तक रास्ते में है तो ये कैसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो भाई ड्यूली स्टैंप लग चुकी है, सब कुछ उसमें लिखा है, एड्रेस लिखा हुआ है, रास्ते में है, तो जब किसी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी है तो वो बन चुका है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें स्टैंप लग चुकी है और ड्यूली एड्रेस भी हो चुका है, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन डी। ओके, सो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक क्या है, एड्रेस्ड और स्टैम्प्ड आपका डॉक्यूमेंट है, वो बन जाएगा आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े एजेंसी के क्वेश्चन है। एजेंट पर्सनली लायबल कब बनता है फॉर थर्ड पार्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आता है, दो पार्टीज हैं, प्रिंसिपल और एजेंट। एजेंट के अंडर सब एजेंट भी आता है, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे, मेजरली दो पार्टीज हैं। तो कह रहा है कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें एजेंट लायबल होगा फॉर थर्ड पार्टी। जब प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट एक्ट करता है तो वहां पर वो लायबल होता है, ठीक है। सो इससे पहले यहाँ पर हम आंसर करें, ये पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहां पर थर्ड पार्टी के लिए आपका एजेंट लायबल होगा, जब वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जहां पर वो किसी को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि भाई वो एजेंट है, प्रिंसिपल नहीं है, जहां पर एक रिटर्न अथॉरिटी ना हो, जहां पर जो प्रिंसिपल है उसने थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया हो, जहां पर एजेंट ये एग्री कर रहा है कि भाई मैं सच में मैं ही लायबल हूं तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि थर्ड पार्टी के लिए, जहां पर जो एजेंट है वो उस प्रिंसिपल के लिए एक्ट कर रहा है जो कि बाहर रहता है, और जहां पर एजेंट एक ऐसा पर्सन है जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर साइन किया है खुद के नाम का, विदाउट डिस्क्लोजिंग कि भाई वो तो सिर्फ एक एजेंट है। इन सभी केसेस में एजेंट लायबल होगा टू द थर्ड पार्टी, ठीक है। सो आइए यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले एक एजेंट है जिसने अनडिस्क्लोज मतलब उसे नहीं बताया कि भाई मैं प्रिंसिपल नहीं हूं, तो इस केस में लायबल होगा ऑप्शन ए। ट्रेड यूसेज या कस्टम में जहां पर खुद से वो कह रहा है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, और मैं अपना नाम यूज कर रहा हूं, तो वहां पर वही यूज होगा, तो थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट तो होगा। इफ एजेंट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रिंसिपल्स नेम, तब यहाँ पर एजेंट लायबल नहीं होगा। एजेंट जब क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है फॉर द नेम ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, तब भी लायबल नहीं होगा। जब एजेंट वर्क कर रहा है फॉर फॉरेन प्रिंसिपल, तब वो लायबल होगा, ठीक है। सो ए बी ई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं, बेलमेंट और गारंटी के भी क्वेश्चन होंगे, इंडेमनिटी के भी होंगे। सो फिर
सो यहाँ पर आप जो चीजें हैं उसको अच्छे से फॉलो करते हुए चलिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी माइनर्स एग्रीमेंट, जब एक माइनर पर्सन मेजर बन जाता है, अभी तक वो था 17 ईयर्स का, अब वो 18 ईयर्स का हो गया, ठीक है, तो क्या हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को वापस से चेंज कर सकते हैं? क्या हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को वापस से रेटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी अ माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम, वो रेटिफाई नहीं कर सकता, कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम। और माइनर के साथ जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज वॉइड अब इनिशियो। ठीक है, क्वेश्चन 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो, कौन से केसेस में वॉइड अब इनिशियो होता है? तो देखो, एक तो मैंने अभी बताया आपको माइनर के केस में होता है, ठीक है, और इसके अलावा कौन सी चीजों में होता है? तो देखो, मिस्टेक फ्रॉड और रिप्रेजेंटेशन से हुई है तब वॉइड अब इनिशियो नहीं होता, ठीक है ना, वो होता है आपका वॉइडेबल। मिस्टेक होती है एज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद, दूसरे पर्सन जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, उससे अपनी आइडेंटिफिकेशन आपने छुपाई, तब आप वॉइड अब इनिशियो है, शुरू से गलत है। मिस्टेक, एक सेकेंड, ये भी तो सही है, मिस्टेक कॉज्ड बाय फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। वेट करो, क्या इसमें क्या लिखा है? ओके, यहां पर बस हमें दो चीजें पकड़नी है, ये देखो, बाइलेटरल मिस्टेक और यूनिलेटरल मिस्टेक। बाइलेटरल मिस्टेक होती है आपकी वॉइड और यूनिलेटरल मिस्टेक होती है आपकी वैलिड। ठीक है, सो यहाँ पर बाकी सारी चीजों में वॉइड अब इनिशियो लगेगा, यानी कि शुरू से ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड अब इनिशियो है, शुरू से वो वॉइड है। ठीक है, सो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, BAC या फिर ABC। ओके, द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ सेक्शन आते हैं फ्रॉम सेक्शन 68 टू 72, है ना। 68 से 72 में जो सेक्शंस हैं, ये देखिए, सबसे पहला है जब किसी इनकैपेबल पर्सन को नेसेसिटी सप्लाई की जा रही है, जैसे कि माइनर को सप्लाई किया जा रहा है उसकी नेसेसिटी की चीजें, उसका गार्जियन। सेक्शन 69 में आता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है, यानी कि सपोज करो, इसमें पूरा कंसेप्ट है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन में क्या है, सपोज करो एक लैंड है, उस लैंड में जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उस प्रोडक्शन का फायदा हो रहा था मिस्टर ए को, जबकि ओनर है इसके बी के, मिस्टर बी। अब मिस्टर बी अपने टैक्सेस पे नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप इस पर प्रोडक्शन नहीं करोगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हैवी नुकसान जो हो रहा था वो मिस्टर ए को हो रहा था, तो मिस्टर ए ने क्या कर दिया, बी के बिहाफ पर टैक्सेस को पे कर दिया ताकि उसका यहाँ पर लैंड से जो प्रोडक्शन है वो आता रहे। तो ऐसे केस में जब थर्ड पार्टी किसी भी पेमेंट को कर देती है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आता है सेक्शन 69। ऑब्लिगेशन टू पे ग्रेटिट्यूअस नॉन एक्ट, ठीक है, जहां पर आपने कोई एक्ट किया है तो उसके बदले आप किसी को ग्रेच्युटी मतलब एक तरीके से गिफ्ट दे रहे हैं या कुछ प्राइस पे कर रहे हैं, दैट इज सेक्शन 70। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, जहां पे आपने किसी का सामान को वापस कर दिया, तो भाई अगर आप किसी का सामान यूज कर रहे हैं तो भाई जितना आपने यूज किया उतना उसको वापस खरीद कर दे दो या फिर उतने का पेमेंट कर दो, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है सेक्शन 71। पेमेंट फॉर डिलीवरी बाय मिस्टेक, गलती से जो है या फिर कोइशन करके किसी ने क्या किया, गलत जगह किसी भी सामान की डिलीवरी ले ली, तो वहां पर भी सेम चीज, आपको उसका सामान वापस करना पड़ेगा और उसकी जो भी अमाउंट है वो वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट इज सेक्शन 68 टू 72, ये आते हैं आपके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु सप्लाइज नेसेसरीज टू अ माइनर, एक माइनर पर्सन को जब नेसेसिटीज दी जाती हैं, तो अभी हमने ये बोला कि भाई वो क्या कर सकता है, माइनर की प्रॉपर्टी से रिइंबर्स कर सकता है पैसे को। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? तो दिस इज योर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर आर, भाई दो चीजें हैं, एक आती है इंडेमनिटी, एक आती है गारंटी। इंडेमनिटी, एक आती है गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहती है
दो पार्टीज है ए और बी। ए पार्टी कहती है कि बी अगर तुम्हें कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक है। तो दो पार्टीज है हमारे पास इंडेमनिटी में, पार्टी ए और पार्टी बी। तो कितनी पार्टीज होती है हमें पता चल गया, दो पार्टीज होती है, एक होती है इंडेमनीफाइड, एक होती है इंडेमनीफायर, एक होती है इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। तो जिसको प्रॉमिस कर रहे हैं हो गया इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर, और जिसने प्रॉमिस किया दैट इज इंडेमनीफायर। गारंटी, गारंटी में क्या होता है, जहां पर एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि अगर इस पर्सन ने डिफॉल्ट किया सी को पेमेंट करने के लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं पैसा दूंगा। सी बन जाता है यहां पर क्रेडिटर, ठीक है, बी बन जाता है प्रिंसिपल डेटर, और ए बन जाता है आपका श्योरिटी। ए कहता है सी को कि भाई सी अगर बी ने किसी भी टाइम पर पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो तुम चिंता मत करो, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं अमाउंट पे करूंगा, तो आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होगा, ठीक है। तो तीन पार्टीज यहां पर आ जाती है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टीज होती है, तीन पार्टीज होती है, ठीक है। इसलिए मैंने ये कंसेप्ट यहाँ पर डाला, एक बेसिक सा कंसेप्ट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखो टू पार्टीज है, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। यहाँ पर तीन पार्टीज है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। It is a contract which endeavors to keep the other party, that is indemnity holder, harmless from the loss. किसी नुकसान से बचाने के लिए जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं वो हमारे जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर आता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच श्योरिटी, जो सेकेंडरी पर्सन है वो हैज टू पे फॉर द डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर ने कोई डिफॉल्ट किया, उसके बेस पर जब पे करता है आपका श्योरिटी, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। यहाँ पर ऑब्लिगेशन किसका है, इंडेमनीफायर का है, यहाँ पर ऑब्लिगेशन किसका है, श्योरिटी का है, लेकिन सिर्फ तभी है ओनली इफ जब प्रिंसिपल डेटर कोई भी डिफॉल्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यहाँ पर कितना है, तीन पार्टीज और यहाँ पर दो पार्टीज। बाकी के पॉइंट्स एक बार आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड। देखो मैं फिर से बता दूं, तीन पार्टीज है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। जो डिफॉल्ट करेगा, ठीक है, जिसको आपने गारंटी दी है और जिसने गारंटी ली है, दैट इज श्योरिटी। तो पर्सन जिसके बेस पर डिफॉल्ट हो रहा है, जो डिफॉल्ट करेगा और उसके आधार पर गारंटी ली जा रही है, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। और यहाँ पर तीन कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्राइमरी डेटर और क्रेडिटर के बीच में, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपका क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपके प्राइमरी प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन 21, a contract by which one party promises to save the other party from loss caused to him by the conduct of promiser himself। यहां पर एक चीज ध्यान देना, प्रॉमिसर जब प्रॉमिसी को कह रहा है कि भाई तुम्हें कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, चाहे वो नुकसान तुम्हें मेरी वजह से ही क्यों ना हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, नुकसान चाहे मेरी वजह से हो चाहे किसी दूसरे पर्सन की वजह से हो, लेकिन भरपाई मैं ही करूंगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। एजेंसी मैंने आपको बताया जहां पर एजेंट एक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है जैसे हम किसी के पास सामान छोड़कर जाते हैं, है ना, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपको पता है कि जब हम किसी को डिफॉल्ट में गारंटी देते हैं, डिफॉल्ट होने पर। क्वेश्चन 22, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर जब कोई भी प्रॉमिस किया जाता है, तो जो भी प्रॉमिस किया गया है श्योरिटी को, ठीक है, जितना भी अमाउंट प्रॉमिस किया गया है कि भाई जितना ही डिफॉल्ट करेगा उसका पेमेंट मैं करूंगा, वो अपने आप में सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाता है, ठीक है। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल मे बी टू द श्योरिटी फॉर गिवन गारंटी, क्या होता है, सफिशिएंट कंसिडरेशन होता है, ठीक है। देखो सेक्शन 127 में लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कि अगर प्रिंसिपल डेटर की डिफॉल्ट होने पर श्योरिटी कोई अमाउंट का प्रॉमिस करता है तो वो सफिशिएंट कंसिडरेशन अपने आप में माना जाएगा। जैसे ए ने सामान बेचा बी को, ठीक है,
और कहा कि सी, मैं गारंटी देता हूं कि अगर यहाँ पर कोई भी डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, तो उसकी पैसे मैं दूंगा। तो जितने भी पेमेंट की बात हो रही है उसका कंसिडरेशन सफिशिएंट माना जाएगा अपने आप में, यानी कि उसके अलावा आपको ऊपर से कोई अलग से अमाउंट एज अ गारंटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि लगातार जब ट्रांजेक्शन्स बार बार हो रही हैं और उन सभी के लिए गारंटी दी गई है, उसे हम कौन सी टाइप की गारंटी कहते हैं। देखो, श्योरिटी ने कहा कि प्रिंसिपल डेटर आज से आपकी दुकान से जो भी महीने का राशन लेगा, ठीक है, उस सभी के लिए मैं गारंटी देता हूं कि मैं पे करूंगा अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करेगा। इसे हम कहते हैं सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज योर कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है, इसी में दूसरा टाइप आता है स्पेसिफिक गारंटी, जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है। ठीक है, तो ये मत कर देना गारंटी इन सीरीज, ये गलत है। सीरियल गारंटी गलत है, स्टेप बाय स्टेप गारंटी गलत है, ये सारे गलत नाम यहाँ पर दिए हैं। आंसर होगा बी। दो टाइप की गारंटी होती है, स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग। ठीक है, क्वेश्चन 24, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ डैश अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। श्योरिटी की जो लाइबिलिटी होती है वो तभी क्रिएट होती है जब प्रिंसिपल डेटर कोई डिफॉल्ट करता है। अगर प्रिंसिपल डेटर ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया तो कोई भी श्योरिटी की लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं होगी। यानी कि श्योरिटी की लाइबिलिटी एग्जिस्ट तभी करेगी जब प्रिंसिपल डेटर का यहाँ पर डिफॉल्ट होगा। तो किसका डिफॉल्ट होगा? प्रिंसिपल डेटर का। नेक्स्ट, what will be the position whereby a contract between the creditor and principal debtor by which creditor makes a composition with or promises to give time to or not sue the principal debtor। कह रहा है कि क्या सिचुएशन होगी वो जब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई थी उसका डिफॉल्ट होता है, और डिफॉल्ट होने पर वो सफिशिएंट टाइम देता है कि भाई इतने टाइम में पे कर दो, या फिर स्यू कर देता है प्रिंसिपल डेटर को। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आ जाएगा श्योरिटी। ठीक है, श्योरिटी क्या करेगा? श्योरिटी बोलेगा चलो भाई मैं करता हूं सारा का सारा पेमेंट, और श्योरिटी यहाँ पे अपने प्रोमिसेस को पे करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या करेगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर श्योरिटी ने उन ट्रांजेक्शन के लिए हामी नहीं भरी, गारंटी नहीं दी, तो वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। लायबिलिटी उसकी तभी पूरी होंगी जब वो दोनों सारे ट्रांजेक्शन्स की गारंटी जो ली थी उसने उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, सो नहीं डिस्चार्ज कब होगा? जब वो अपना ट्रांजेक्शन्स का असेंट नहीं देगा, और डिस्चार्ज हो जाएगा जब वो ट्रांजेक्शन का असेंट दे देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26, व्हेन कैन अ कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड। श्योरिटी कब अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को वापस ले सकता है? श्योरिटी कब अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को वापस ले सकता है? ठीक है, सो कब वापस ले सकता है? कभी भी किसी भी टाइम पर वापस ले सकता है जहां पर भी उसको अपना मन लगे कि भाई अब इसके बाद मैं गारंटी नहीं देना चाहता। ठीक है, सो इट कैन बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी आफ्टर द नहीं, इट कैन बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी आफ्टर हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन प्री डिफाइंड पीरियड। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कभी भी कर सकता है, एनी टाइम फ्यूचर की ट्रांजेक्शन में कभी भी मना कर सकता है एक क्रेडिटर को नोटिस देकर कि भाई अब आगे आने वाली ट्रांजेक्शन्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। आंसर सी विल बी द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। श्योरिटी डिस्चार्ज कब होता है? श्योरिटी डिस्चार्ज होता है जब वो अपना एक्ट कर दे ऑन द बिहाफ ऑफ श्योरिटी, जब अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर दे तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, so by any act or omission of the creditor the legal consequence of which is the discharge of principal debtor। ठीक है, तो श्योरिटी का डिस्चार्ज कब होगा? जब प्रिंसिपल डेटर के वो सारे डेट्स को पे कर देगा, उसकी प्रोमिसेस को पे कर देगा। ठीक है, और देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर टू रिलीज द प्रिंसिपल डेटर। जब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि जो अमाउंट क्रेडिटर को पे होनी थी वो मिल जाएगी, तब श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 28, हाउ द एजेंसी कैन बी क्रिएटेड। एजेंसी कैसे क्रिएट की जा सकती है?
देखो एजेंसी रेटिफिकेशन से भी क्रिएट की जा सकती है, ठीक है, आपका एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट से भी क्रिएट की जा सकती है, और ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी क्रिएट की जा सकती है। तीनों ही तरीके से आपकी एजेंसी क्रिएट हो सकती है, ठीक है, बाय रेटिफिकेशन, बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, और ऑल ऑफ दी अबव। जब आपने पूरा का पूरा बता दिया कि देखो ये मेरी बात में एक्ट करेगा, ठीक है, जब सामने वाले पर्सन ने मना कर दिया, मतलब वो एक्चुअल में आपका एजेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी अब आप उसे कॉन्ट्रैक्ट में आने दे रहे हो, काम करने दे रहे हो, दैट इज रेटिफिकेशन। ऑपरेशन ऑफ लॉ के इस पे भी हो सकता है, ठीक है, लॉ की वजह से आपको एज अ एजेंट काम करना पड़ रहा है अंडर योर प्रिंसिपल। तीनों तरीके से आपका एजेंसी क्रिएट हो सकता है। ऑप्शन डी। रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ अ पर्सन कैन बी रेटिफाइड बाय द प्रिंसिपल। देखो जब एजेंट कहे, देखो एजेंट जो है प्रिंसिपल का अब एजेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने ये किसी को बताया नहीं थर्ड पार्टी को कि भाई मैं एजेंट नहीं हूं, और फिर भी उसने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ एक्ट कर दिया। तो इस अनऑथोराइज एक्ट को अगर हम रेटिफाई करते हैं तो उसको हम फुल अमाउंट पर ही रेटिफाई करेंगे, यानी कि फुल उसके लिए एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा, तो फुल अमाउंट पे ये रेटिफाई किया जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या जरूरी होता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक लौता ऐसा एक्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमें कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, ध्यान रखना इस बात को, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 31, इन एन इमरजेंसी एन एजेंट हैज अथॉरिटी टू डू। इमरजेंसी के केस में एजेंट के पास किस चीज की अथॉरिटी है, एजेंट जो है एक्ट कर सकता है प्रिंसिपल की बेस पर, ठीक है, सिमिलर सर्कमस्टांसेस के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनके बेस पर नॉर्मली एक्ट कर सकता है कि ठीक है मैं यहाँ पर अभी रिस्पॉन्सिबल हूँ, सारे वहां पर एक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है जहां पर उसको लगे कि प्रिंसिपल का नुकसान हो रहा है तो मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। ओन इंटरेस्ट के लिए, खुद के इंटरेस्ट के लिए एजेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए और बी करेक्ट। खुद का उसका अपना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए भाई प्रिंसिपल को लॉस से बचाना है, और सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए हैं कि मुझे ही अपना यहाँ पर रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 32, एजेंट के पास अथॉरिटी है टू डू एन एक्ट, हैज अथॉरिटी टू डू। एजेंट के, एक सेकेंड, एजेंट हैविंग अथॉरिटी टू डू एन एक्ट, हैज अथॉरिटी टू, जिस एजेंट के पास कुछ एक्ट करने की अथॉरिटी है, ठीक है, उस एजेंट के पास एक मिनट, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, बिकॉज क्वेश्चन इज सेम। आई थिंक यहाँ पर जो मिसिंग था वो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था और कुछ गड़बड़ हो गई है, प्लीज इस क्वेश्चन को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, प्लीज इग्नोर दिस क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33, व्हेन एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस or implied authority to name another person to act for the principal in the business of an agency has named another person accordingly, such person is। Simply कह रहा है कि जब एजेंट ने किसी और एक पर्सन को हायर कर लिया है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो वो एजेंट का ही सब एजेंट बन जाएगा, लेकिन सिर्फ उतने पार्ट ऑफ बिजनेस के लिए जितने के लिए ये पर्सन एजेंट बना था, ठीक है, तो ये एजेंट तो बनेगा प्रिंसिपल का, लेकिन ओनली फॉर दैट पार्ट ऑफ एजेंट जहां पर एजेंट का अपना खुद का टास्क था, खुद का काम था, सिर्फ उतने काम तक के लिए ही एक सब एजेंट वो अपने अंडर अपॉइंट कर सकता है जो प्रिंसिपल के लिए लायबल होगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 34, एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन हु मे बी एन एजेंट, प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में कौन एजेंट बन सकता है। देखो प्रिंसिपल हमेशा सिर्फ वही पर्सन बनता है जो कि मेजर हो, जो कि साउंड माइंड का हो, और जो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो, ठीक है, लेकिन एजेंट कोई भी बन सकता है, एजेंट कोई भी बन सकता है, ठीक है, सो एनी पर्सन कैन बिकम एजेंट। एजेंट के लिए कोई भी ऐसी शर्तें नहीं है कि साउंड माइंड का होना चाहिए, एज ऑफ मैच्योरिटी होना चाहिए, नहीं, एजेंट कोई भी पर्सन बन सकता है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एजेंट
जो एक्स्ट्रा कमीशन कंसिडर करता है, एक्स्ट्रा कमीशन को अर्न करना चाहता है, ठीक है, और गारंटी करता है प्रिंसिपल को कि जिस भी के साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्रिंसिपल के बिहाफ में, ठीक है, तो वो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेगा, इसे हम कहते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट, ठीक है। सो सिंपली वो एजेंट जो एक्स्ट्रा कमीशन एज द कंसिडरेशन लेता है, देखो कोई कंसिडरेशन नहीं होता यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर कोई कंसिडरेशन रखना है तो वो होती है कमीशन के तौर पर, उसे हम कहते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट, ठीक है, जो एक कमीशन के तौर पर काम करता है कि जितने कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे मिलेंगे उसमें जब मैं आपके बिहाफ पे काम करूंगा तो उस काम का मुझे अपना कमीशन मिलना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट, ठीक है। सो इस तरीके से आज हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करे हैं एंड आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए फायदेमंद रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन समझ आए। कंपनीज एक्ट कब आया था? सो 29 अगस्त को प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दिया था इस एक्ट के ऊपर, ठीक है, 29 अगस्त 2013। इससे पहले हमारे पास ओल्ड एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। अराउंड 470 सेक्शंस है हमारे पास कंपनीज एक्ट के अंदर, जो कि अपने आप में बहुत सारे सेक्शंस है, यानी कि इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आपका ये एक्ट है। 470 सेक्शंस है इसके अंदर, 29 चैप्टर्स में उसको बांटा गया है, ठीक है। सो कंपनीज एक्ट 1956 पहले हमारे पास हुआ करता था, लेकिन इसमें कुछ कमियां होने की वजह से एक्ट को पूरा का पूरा रिप्लेस किया गया बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको जितनी भी चीजें पढ़नी है वो 2013 के अकॉर्डिंग पढ़नी है। हालांकि जो कंपनी 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है उसे भी हम कंपनी कहते हैं। कंपनी की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि कंपनी का मतलब है जो रजिस्टर्ड है 1956 एक्ट में या फिर 2013 एक्ट में या फिर किसी भी तरीके के कंपनीज एक्ट में, उसे हम कंपनी कहते हैं, है ना। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी जरूरी है किसी भी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन कंपनीज एक्ट को लेकर। बहुत छोटी सी चीजें हैं लेकिन आपको पता होनी जरूरी है। अब हम एक एक करके इसके एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज। कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या रीजन है? हम कहते हैं भाई कंपनी भी ना एक पर्सन है लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब ये रियलिटी में एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, फिर भी हम इसे पर्सन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि इसका खुद का अपना एग्जिस्टेंस है, ठीक है, इसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि भाई इसका अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस है, इसीलिए हम कहते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि वो इनविजिबल है और इनटेंजिबल है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है, हम ऐसा नहीं कह सकते। कंपनी इनविजिबल है, ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसे लॉ ने क्रिएट किया है, ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ऑफकोर्स इट कैन बी यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कंपनी के नाम पर केसेस दर्ज होते हैं, कंपनी पर केसेस होते हैं, कंपनी भी किसी और के ऊपर केस कर सकती है। अच्छा, हम इसे आर्टिफिशियल पर्सन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक नेचुरल पर्सन की तरह शेप नहीं होता। जी नहीं, ये सिर्फ लॉ के द्वारा क्रिएट की गई एक एग्जिस्टेंस है। इट एग्जिस्ट ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, सिर्फ और सिर्फ कानून की नजरों में एक कंपनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। आइए कंपनी के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। तो कंपनी के क्या फीचर्स हैं भाई? कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास होते हैं, लेकिन कंपनी क्या है? कंपनी अलग है फ्रॉम इट्स ओनर। ये ओनर है और ये कंपनी है। कंपनी का खुद का एक एग्जिस्टेंस है। अगर मैं कह रही हूँ एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और हो सकता है एबीसी नाम का एक पर्सन हो जिसने ये कंपनी बनाई हो, है ना। सो एबीसी लिमिटेड कंपनी और एबीसी उसका ओनर दोनों ही क्या है? अपने आप में सेपरेट लीगल पर्सन है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी रिमेन फॉर एवर। कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग
आ सकते हैं, जा सकते हैं, उन लोगों का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है, लेकिन एक कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता। कंपनी चलती रहती है जब तक कि हम उसको वाइंड अप नहीं करते। ठीक है, सो परपेचुअल सक्सेशन। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी में जो लायबिलिटी होती है सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि कंपनी में जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी कैसी है। अब जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी की, तो यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कितने तक लिमिटेड है। भाई दो चीजें होती है यहाँ पर, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। तो आपकी कंपनी कितने लायबिलिटी तक लिमिटेड है, तो ये इसका फीचर है कि कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड है, यानी कि आपकी पर्सनल एसेट्स को कोई भी नहीं छू सकता। ठीक है, देन कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसे लॉ ने क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, जिसके खुद के राइट्स हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स होते हैं, वैसे ही एक कंपनी के अपने खुद के राइट्स होते हैं। ठीक है, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है? जिस तरीके से एक इंसान का अपना खुद का सिग्नेचर होता है जो उसकी आइडेंटिटी को बताता है, उसी तरीके से कंपनी का खुद का एक सिग्नेचर होता है जिसे हम कहते हैं कॉमन सील। कॉमन सील बेसिकली कंपनी का साइन हो गया जो रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को कि हाँ भाई जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है उसमें हमने स्टैंप लगा दिया है, कंपनी की मोहर लगा दी है, और ये बन जाती है आपकी उसकी कॉमन सील, उसका खुद का अपना सिग्नेचर, जो कि हम हर एक डॉक्यूमेंट में एज अ सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसी कंपनी के। और कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी का सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसी एंटिटी, ठीक है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी का मतलब है कोई भी ऐसा कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट या फिर एनी अदर प्रीवियस एक्ट, यानी कि 2013 में या फिर रजिस्टर्ड है या फिर 1956 में रजिस्टर्ड है, दोनों में से किसी में भी रजिस्टर्ड है उसे हम क्या कहेंगे? कंपनी कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर सेक्शन 284 शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट इंक्लूड्स। देखो 284 के अंदर बताया गया है कि शेयर का मतलब होता है शेयर कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट, है ना, जिससे कि आपकी कैपिटल बनती है उसका छोटा सा पार्ट। और इसमें शेयर्स के साथ साथ और क्या क्या इंक्लूड होता है? तो उसमें शेयर्स के साथ इंक्लूड होते हैं स्टॉक्स। ठीक है, शेयर्स के साथ इंक्लूड होते हैं स्टॉक्स। तो ये सिंपल 284 में जो डेफिनेशन दी है उसी को यहाँ पर आपको फिल करना है, स्टॉक्स। According to Section 284 of the Companies Act 2013, a share is a share in the share capital of a company and includes stock. शेयर का मतलब क्या होता है? देखो जैसे कि आपके पास कैपिटल आपको चाहिए, सपोज करो 10 लाख रुपए, ठीक है, ये 10 लाख रुपए आपको इकट्ठे करने हैं 10,000 लोगों से। ठीक है, 10 लाख आपको इकट्ठा करने हैं फ्रॉम 10,000 पीपल। एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपको कितने शेयर्स मार्केट में इशू करने पड़ेंगे? आपको मार्केट में 100 शेयर इशू करने पड़ेंगे ताकि 10,000 लोग आपको क्या करें? पैसा दे उसका, और फिर आप उसके 10 लाख रुपए बना पाओ, है ना। तो ये जो छोटा सा अमाउंट है इसे हम कहते हैं शेयर, जो कि पार्ट बनता है शेयर कैपिटल का। और जब हम इसको नंबर ऑफ शेयर्स में बांट देते हैं, मतलब कि कितना टोटल है, उसे हम कहते हैं स्टॉक। ठीक है, जैसे कि 1 शेयर 2 शेयर से कहेंगे 100 शेयर, तो 100 शेयर का क्या बन जाएगा? आपके पास स्टॉक बन जाएगा किसी भी कंपनी के शेयर्स का। ठीक है, नेक्स्ट, नो पर्सन shall hold the position of small shareholders director in more than dash company at the same time. किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं है कि वो सेम टाइम पर कितनी कंपनीज में एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टर काम करे। सो देखो कोई भी पर्सन है वो सेम टाइम पर 2 कंपनीज में, 2 कंपनीज में जो है सेम टाइम पर डायरेक्टर नहीं बन सकता है। सो मोर देन 2 कंपनीज में सेम टाइम पर डायरेक्टर नहीं बन सकता है। 2 से ज्यादा कंपनीज में वो नहीं बनेगा आपका डायरेक्टर। मिनिमम 2 हो सकती है लेकिन मैक्सिमम की आपके पास कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, सो नो पर्सन शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम
provided that the second company in which he has been appointed shall not be in a business which is competing or is in conflict with the business of the first company। यानी कि अगर कंपनी 1 है आपके पास और कंपनी 2 है, तो सबसे पहले तो इन दो कंपनी में एक साथ आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि देखो, दो में एक बार के लिए आप बन भी जाओ, बट तब नहीं बन सकते जब दूसरी कंपनी का पहली कंपनी के साथ जो बिजनेस है वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिंग लेवल का है। जैसे कि मैं कहूँ जियो और एयरटेल, दोनों टेलीकॉम इंडस्ट्री है, दोनों एक दूसरे को compete कर रही हैं, तो यहाँ पर सेम डायरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं, एक ही कंपनी के डायरेक्टर्स यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, KMP मे बी अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी विद परमिशन। KMP होता है की मैनेजेरियल पर्सन्स, की मैनेजेरियल पर्सन्स, वो पर्सन जो कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जिनकी वजह से आपकी कंपनी चल रही है। ठीक है, सो इसमें KMP में कोई भी डायरेक्टर जो होता है कि वो किसकी परमिशन से KMP बनता है, की मैनेजरियल पर्सन है, वो किसकी परमिशन से बनते हैं? तो ऑब्वियसली बात है, जिन लोगों से कंपनी है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी मदद से ही कोई भी पर्सन कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन बनता है। तो अगर आपको कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन बनाना है तो उसके लिए आपको बोर्ड की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 251 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कोई भी ऐसा डेजिग्नेटेड पर्सन जिसे बोर्ड ने चूज किया है, बट नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टर से एक लेवल कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये परमिशन कौन देता है, कौन बनाकर देता है? KMP, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एसोसिएटेड विद। सेक्शन 39 किससे एसोसिएटेड है? तो सेक्शन 39 एसोसिएटेड है आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन से। कितना अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन किसी भी कंपनी में आना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ है आपका सेक्शन नंबर 39। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी टर्म्स भी हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में हम आगे भी एक डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चन के अंदर। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है एक तरीके से कंपनी के बारे में एक इनविटेशन। भाई अगर कंपनी आपको कह रही है कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो किस बेसिस पर कह रही है? तो उसके लिए जैसे हम क्या करते हैं ना, हम जैसे पैम्पलेट छपाते हैं ना, ताकि कोई हमारे पास आए, जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, या फिर कोई मूवी भी है, तो उसके लिए बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं कि देखो ये मूवी रिलीज हो गई है, आप लोग देखने आ जाओ, है ना। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इनविटेशन आप करते हैं ताकि क्या करें, लोग आपके आपके पास आए और फिर आपकी कंपनी के बारे में जाने, पढ़े, डिटेल्स इसमें सारी कंपनी के बारे में होती है, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी के विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, तो ये सारी चीजें आपके प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। ठीक है, सो प्रोस्पेक्टस क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स मौजूद होती है। माइन्यूट बुक का मतलब क्या होता है? माइन्यूट बुक का मतलब होता है कि भाई जो भी आपने मीटिंग्स में समरी पॉइंट्स बनाए हैं, जो भी चीजें डिस्कस हुई किसी मीटिंग में, उसे हम माइन्यूट बुक कहते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कितना अमाउंट आपका एटलीस्ट आना चाहिए फ्रॉम योर शेयर होल्डर्स। जो भी आप पब्लिक में शेयर इशू कर रहे हैं, वहां से कितना पैसा आपको वापस मिलना चाहिए। ठीक है, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और ये आता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। So as per section 39 of the Companies Act 2013 deals with the requirement of minimum subscription for companies issuing shares to the public. पब्लिक में अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हैं तो मिनिमम आपको कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी रेज करेगी फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, अपना बिजनेस को शुरू करने से पहले। ओके, क्वेश्चन 6, the dash company can be either private limited company or a public limited company whether the capital is not divided into shares. जब कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड नहीं होती है, ठीक है, तो इस कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी भी कह सकते हैं और पब्लिक कंपनी भी कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में पता होना जरूरी है। तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं
ठीक है, कंपनी की कितने क्लासेस होती है। सपोज एक आती है लाइबिलिटी के बेस पर, ये हमने डिटेल क्लास में किया हुआ है, लाइबिलिटी के बेस पर आती है। इस क्वेश्चन में हमें उतनी ही पढ़नी है। लाइबिलिटी में आता है लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स कहता है, ठीक है, जब किसी भी कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो बाय शेयर्स उसके मेमोरेंडम में लिखी हुई है कि कितने अनपेड शेयर्स तक अमाउंट वो हेल्ड कर सकता है, उसे हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि कंपनी ने मेमोरेंडम में ऑलरेडी बताया हुआ है कि मेंबर्स की कहां से कहां तक की गारंटी रहेगी मिनिमम अमाउंट की। ठीक है, सो कोई कंपनी प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, जब उसकी कैपिटल शेयर्स में नहीं डिवाइडेड होती है तो वो होती है अभी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर शेयर्स में डिवाइडेड होती है तो वो ऑप्शन ए होता, बट अगर शेयर्स में डिवाइडेड नहीं है सो दैट इज ऑप्शन बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। Guarantee can either be private limited company or a public limited company also, where the capital is not divided into shares. Here the capital to be introduced by the members is the nature of guarantee. यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये गारंटी वाला है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये गारंटी वाला है क्योंकि नॉट डिवाइडेड इनटू शेयर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम सब्सक्राइब्स टू द अमाउंट गारंटीड एंड पुट सिग्नेचर अगेंस्ट द अमाउंट गारंटीड। जितना अमाउंट की गारंटी दी है उतना मेमोरेंडम में रजिस्टर हो जाता है और फिर वहां पर साइन हो जाते हैं ताकि उतना परसेंटेज ओनरशिप हम उस पर्सन को दे सके जिसने गारंटी ली है। ठीक है, तो बेसिक सी चीजें थी यहाँ पर, तो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कितना पेड अप शेयर कैपिटल है मिनिमम। ठीक है ना, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, पहले के टाइम पे फिक्स था। ठीक है, फिक्स था कि प्राइवेट कंपनी का 1 लाख होगा। ठीक है, या फिर पब्लिक कंपनी का अमाउंट कुछ और होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब अगर हमें प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को डिफाइन करना होता है तो अब कोई भी मिनिमम कैपिटल नहीं है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल। ठीक है, 2015 के रूल के बाद से अब मिनिमम कैपिटल नहीं है किसी भी कंपनी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो मेंबर्स का, देख लो इसका आंसर नन हो जाएगा, लेकिन मेंबर्स देख लो आप यहाँ पर एक बार। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2, मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 200। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, सो पहले हम एक लिमिट हुआ करती थी कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे वो पब्लिक कंपनी है। अब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की अमाउंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पुराने कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा अपडेट रखिएगा और इसमें गलती मत कीजिएगा। सो आंसर होगा डी। Question 8. As per the format of balance sheet provided as per Schedule 3 of Companies Act 2013, those drafts which have passed are shown under the head. Those drafts जैसे डिमांड ड्राफ्ट होता है ना, तो जो ऐसे ड्राफ्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो पास हो चुके हैं, जो ड्राफ्ट्स बनाए थे वो पास हो चुके हैं, यानी कि जिसको जिसका जितना पैसा मिलना था वो पास हो चुका है। इस टर्म को हम क्या कहते हैं? सो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, जब भी ड्राफ्ट से रिलेटेड बात आती है दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं वो आइटम्स जिसे आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर ऐसे आइटम की फॉर्म में जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैश और बैंक का बैलेंस, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी नोट्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, मनी मार्केट फंड्स एंड कैश मैनेजमेंट पूल। सो जितने भी ये सब चीजें हैं, अगर ये ड्राफ्ट्स बने थे और ये ड्राफ्ट्स को जब क्लियर कर दिया गया है तो वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, it is worth noting that all the bank drafts which have been passed shall be included in the cash and cash equivalents। कहाँ हम उसे इंक्लूड करते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में उसे हम इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following sections of Companies Act 2013 facilitates amalgamation, absorption and reconstruction of a company? देखो सेक्शन 319 में वैसे चीजें लिखी हुई हैं, तीनों का मतलब क्या होता है? अमेलगमेशन का मतलब होता है जहां पर दो कंपनी मिल रही है, ठीक है,
और वो बना रही है एक न्यू कंपनी, ए बी लिमिटेड, दोनों मिल गए, अमलगमेशन यानी कि सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन हो गए, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, दो कंपनी थी, दो ने मिलकर बनाई बी लिमिटेड। यहाँ पर बी ने क्या करा, ए को एक्वायर कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया अपने में। तो बड़ी कंपनी ने जब छोटी कंपनी को एब्जॉर्व कर लिया, दैट इज एब्जॉर्प्शन। फिर आता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जहां पर आप कंपनी के अंदर में कुछ चीजें चेंज करते हो, ठीक है, राइट ऑफ करते हो पुराने लॉसेस को, और उसके बाद आगे बढ़ जाते हो कंपनी को वाइंड अप करके रिन्यू करने के लिए। तो थोड़ी बहुत चीजों को हम चेंज करते हैं, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी। जब हम नई कंपनी बनाते हैं, दैट इज अमलगमेशन। जब हम कोई नई कंपनी नहीं बनाते, ठीक है, हम सिर्फ एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। न्यू कंपनी को बनाते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि कुछ चीजें हैं जो उनको चेंज करने की जरूरत होती है, चेंज करते हैं, अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करते हैं, राइट ऑफ करते हैं चीजें, ठीक है, ठीक है, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन। और ये सारी चीजें आती हैं आपकी सेक्शन 319 के अंदर। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। As per Section 68 of the Indian Companies Act, a company may purchase its own shares out of which of the following? Companies Act की जब हम बात करें तो Companies Act में एक टॉपिक आता है बाय बैक ऑफ इट शेयर्स, यानी कि जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स को परचेज कर रही है, ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर्स यानी कि परचेज इट्स ओन शेयर्स। चीजें हैं जहां से कंपनी इस पैसे को यूज करती है। अगर कंपनी चाहती है कि वो खुद के शेयर्स को वापस से परचेज कर ले, अगर किसी और ने नहीं किया तो कंपनी खुद से ही अपने पास सारे शेयर्स ले लेती है, ताकि जो उसकी ओनरशिप है वो डाइल्यूट ना हो, ओनरशिप डाइल्यूट ना हो, है ना। सो सवाल ये आता है कि खुद की ही कंपनी के शेयर्स अगर खरीदने हो तो कंपनी पैसा कहाँ से यूज करेगी, क्योंकि जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को फंड्स की जरूरत है, तभी तो वो शेयर्स को इशू कर रही है ताकि जनरल पब्लिक से पैसा आ सके, है ना। लेकिन खुद के शेयर्स परचेज जब करती है कंपनी तो उसके लिए कुछ सोर्सेज होते हैं, ठीक है। फ्री रिजर्व से कंपनी पैसा लेती है, ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से पैसा लेती है, प्रोसीड्स फ्रॉम एनी अदर शेयर्स, मतलब सेम काइंड ऑफ शेयर्स नहीं होने चाहिए, सेम क्लास ऑफ शेयर्स नहीं होने चाहिए, दूसरे शेयर से पैसा ले सकती है। तो इसका आंसर बनेगा आपका ए, बी और डी ओनली, ठीक है। ये तीन चीजें यहाँ पर, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सेक्शन 68 के बारे में, कि भाई बताओ जो कंपनीज है वो अपने शेयर्स को कैसे कैसे परचेज कर सकती है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन, एक सेकेंड, बी। ये क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पर मैंने ऐड किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, प्रेफरेंस शेयर्स इन इंडिया इशूड बाय अ कंपनी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने सालों के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को हम इंडिया में जो है इशू कर सकते हैं। सो ये है आपके 20 ईयर्स, 20 ईयर्स तक आप क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को इंडिया में इशू कर सकते हैं, ठीक है। अब दो तरह की चीजें आती है, एक आता है इक्विटी शेयर्स, एक आता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आते हैं आपके पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी का वो हिस्सा जिसमें ओनर्स ने अपनी मेहनत करके जी जान लगा के उसको बनाया है, उसमें पैसे लगाए हैं, यानी कि दीज आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है, ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं सिंपली वो शेयर जिन्हें हम इक्विटी शेयर से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि बाहर के लोग, मेहमान, मेहमान होते हैं हमारे मेहमान, मेहमान की खातिरदारी करनी होती है ना, इन्हें खूब इंपॉर्टेंस देनी होती है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस देते हैं ओवर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। डिविडेंड की बात आती है तो बेचारे इक्विटी शेयर को सबसे लास्ट में मिलता है, क्योंकि पहले मेहमान की खातिरदारी होती है, ठीक है। रीपेमेंट करने की बात आई तो इनको क्रेडिटर्स के बाद दिया जाएगा, सबसे पहले हम इनकी खातिरदारी करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की, है ना। डिविडेंड रेट इक्विटी शेयर्स में फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स्ड होता है,
इक्विटी शेयर्स में कोई रिडम्पशन नहीं होता, पैसे वापस नहीं करने होते, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स में रिडम्पशन होता है, यानी कि कुछ फिक्स ईयर के बाद आपको पैसा लौटाना होगा। वोटिंग राइट्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर के बाद वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के बाद वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स में कोई एरियर नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर में एरियर्स दिया जाता है। इक्विटी शेयर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो ये डिफरेंस है आपकी इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का। ये बहुत छोटी सी चीज है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ओके। Next, question number 12. Which section among the following describes special resolution as per Companies Act 2013? तो देखो दो तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं हमारे पास, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, ठीक है, नॉर्मली जिसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बेसिकली जो हम नॉर्मल मीटिंग में डिस्कस करते हैं वहां से कुछ चेंजेस आते हैं, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जिसमें बहुत ही मेजर टास्क होते हैं, जैसे कि सपोज करो कि आपको कंपनी का नेम चेंज करना है, कंपनी का नेम चेंज करना है, ठीक है। अब कंपनी का नेम चेंज करना है तो उसके लिए छोटे मोटे रेजोल्यूशन से बात नहीं बढ़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 1142 के अंदर आता है। क्या होता है स्पेशल रेजोल्यूशन? तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपका इंटेंशन सबसे पहले नोटिस पर मेंशन होना चाहिए और वो नोटिस सबके पास जाना चाहिए, ठीक है। और स्पेशल रेजोल्यूशन तब होता है जब 75% वोट्स किसी भी चीज के फेवर में आते हैं, तब जाके हम कहते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पर फॉलो हुआ है। सपोज कीजिए आपको नेम चेंज करना है अपनी कंपनी का, है ना, तो हर कोई पर्सन इससे एग्री नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप नाम चेंज करें तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसको करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन के लिए 75% जो वोट्स हैं वो आपके फेवर में होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पर पास हुआ है, ठीक है। Now, next question. The minimum numbers of members in a private company and public company. So, देखो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं? तो प्राइवेट कंपनी, यहाँ पर पब्लिक कंपनी, मिनिमम मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स, ठीक है। मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम चाहिए आपके 200। पब्लिक में मिनिमम 7 चाहिए और मैक्सिमम चाहिए आपकी नो लिमिट, ठीक है। सो मिनिमम नंबर्स कितने चाहिए हमें? 2 चाहिए और 7 चाहिए, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। So minimum number of members needed to form a private company is at least 2 members. The minimum number of members needed to form a public company is at least 7 members. Maximum number of members is restricted to 200 in a private company, and the public company has no restriction on a maximum number of members. Okay, question 14. Only a natural person who is Indian citizen and who has stayed in India for a period of at least dash days during the immediate preceding 1 calendar year shall be eligible to incorporate OPC. देखो OPC क्या है आपका? 1 person company, ठीक है, एक पर्सन की मेहनत से बनाई गई कंपनी, दैट इज OPC, है ना। अब OPC बनाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी कंपनी एक OPC कंपनी है, ठीक है, सबसे पहले तो OPC जो कंपनी है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अंदर डिफाइन की गई है। OPC एक अपने आप में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। OPC सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकती है जब सिर्फ एक मेंबर हो उसमें, ठीक है। अगेन मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं है इसमें भी, मिनिमम पेड अप कैपिटल पे कोई भी लिमिट नहीं है, पहले लिमिट थी अब ये लिमिट को हटा दिया गया है, ठीक है। और सिर्फ एक नेचुरल पर्सन, ओनली अ नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन है, और इंडियन सिटीजन है एंड कंपनी का रेजिडेंट है इंडिया में, और इंडिया में या फिर रहा है नॉट लेस देन 120 डेज, नॉट लेस देन 120 डेज। पहले जो था, पहले होता था 182 डेज, ठीक है, याद रखना इस चीज को, पहले होता था 182 डेज, अब उसे हटाकर कर दिया गया है 120 डेज। तो अगर आप 120 डेज के लिए भी इंडिया में रहे हो,
ठीक है, इंडियन सिटीजन हो, नेचुरल पर्सन हो, इंडिया में रहे हो 120 डेज के लिए ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आप एक ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो लिमिट थी वो कितनी थी, 182 थी, अब जो लिमिट है वो 120 हो गई है। तो अगर ये क्वेश्चन को हम देखा जाए ओल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ओल्ड के अकॉर्डिंग आंसर टिक करेंगे 182 डेज, पर अगर ऑप्शन में 120 आपको दिया है तो आपको 120 को ही चूज करना है। ठीक है, तो वैसे इसके अकॉर्डिंग तो आंसर सी होगा, बट करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारा, 120 डेज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं इस चीज को। पहले ओपीसी कंपनी को अगर रजिस्टर करना था आपको तो इंडिया में स्टेइंग जो पीरियड था वो था आपका 182 डेज पहले। ठीक है, लेकिन 2021 में अब ये चेंज होकर कितना कर दिया गया है, 120 डेज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये मत कहना मैम ये तो गलत है ये सही है, तो मैंने बता दिया वैसे 182 आंसर बनेगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 120 डेज। तो आपके क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एज पर ऑप्शन आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, okay, as per section 52 of the Companies Act 2013, the balance in the securities premium account cannot be utilized for। सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत देखा जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो बैलेंस है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, सो देखो स्पेसिफिक पर्पस होता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, और वो सिर्फ कुछ स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज हो सकता है, जैसे कि आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हैं तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते टाइम जो खर्चे लगे थे उन्हें राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो बैलेंस होता है प्रीमियम का जो बैलेंस बचता है, ठीक है, उसे आप डिबेंचर्स के रिडेम्पशन या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी ही शेयर्स के अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं उन्हें खरीदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स बोले, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस शेयर्स और डिबेंचर्स के एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, रिडेम्पशन करने के लिए, और बाय बैक इट्स ओन शेयर्स। तो आपको पूछा है कि कौन सा ऐसा चीज है जिसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। तो देखो हमने अभी पढ़ा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स एंड कैपिटल लॉसेस ऑल्सो। यहाँ पे ऐड कर लेना कैपिटल लॉसेस को भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से यूज करके सेट ऑफ कर सकते हैं, बट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पेमेंट के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, who among the following are identified as key managerial person in the Indian Companies Act 2013। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में की मैनेजरियल पर्सन कौन होते हैं? देखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, होल टाइम डायरेक्टर होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा और मैनेजर होगा। चीफ रिस्क ऑफिसर आपका की मैनेजरियल पर्सन नहीं होता, तो डी यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ पर बाकी चीजें नहीं आ रही है वो इस ऑप्शन में है, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था की मैनेजरियल पर्सन के बारे में। क्वेश्चन 17, which of the following does not form the part of important information to be incorporated in the memorandum of association as specified in the Companies Act। इनमें से कौन सा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट नहीं है? देखो दो चीजें आती हैं, एक है आपका MOA और एक है AOA। MOA है जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है कि आपने कंपनी को क्यों स्टैब्लिश किया था। ठीक है, AOA आपकी रूल बुक होती है कि कंपनी किस तरीके से चलाई जाएगी। MOA एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है, और AOA एक कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। पहले तो बेसिक ही भाई आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती ही क्यों है और वो चलेगी कैसे, उसके लिए रूल बुक हमारी AOA देती है। तो MOA मैनेज करती है कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच का रिलेशनशिप, AOA मैनेज करती है कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, MOA को हम कंपनी का चार्टर कहते हैं, चार्टर ऑफ अ कंपनी, और AOA हमारी जो है इसको हम रूल बुक कहते हैं। AOA को गवर्न करता है MOA, और MOA अपने आप में एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कोई भी गवर्न बॉडी नहीं है। ठीक है, MOA कंपनीज एक्ट के तहत बनाया है, लेकिन AOA को हमने MOA और AOA के अंदर फॉर्म किया है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद यहां पर
ऑप्शन में आओ, देखो मैंने क्या बोला, कंपनी के अंदर जो फंडामेंटल चीजें हैं, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस उद्देश्य से आपने बनाई है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, तो ये सब चीजें आपकी एमओए में आती है। नेम ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, है ना, क्लॉजेस होते हैं ना एमओए के अंदर, वो सारी चीजें आती है। लेकिन जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, जो बाईलॉज हैं, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स बनाए हैं, ये एओए का पार्ट है। तो हमारे पास पूछा था कौन सा एमओए का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी एमओए का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट ऑफ एमओए, कौन सा एमओए का कंटेंट नहीं है, तो नेम क्लॉज आता है, रजिस्टर्ड क्लॉज आता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज नहीं आता है। देखिए ये क्लॉजेस हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। नेम क्लॉज भाई नाम क्या है कंपनी का, ठीक है, कंपनी की सिचुएशन कैसी है, कंपनी में कितना सब्सक्रिप्शन, कितना पैसा आएगा, क्या कितनी आपकी कैपिटल जाएगी इसकी, ठीक है, किस उद्देश्य से कंपनी बनाई है, और कंपनी की लाइबिलिटी कैसी है, ये इसके क्लॉजेस में आता है। ठीक है, सो मेजरली आपके पास 6 क्लॉजेस होते हैं एमओए के अंदर जो कि पढ़ने जरूरी है। Question 19. Which document defines the objectives, rules and structure of the company? कौन डिफाइन करता है भाई, देखो एक ही टॉपिक से मैंने 3 बार क्वेश्चन डाला है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स कहाँ आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एमओए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितने नंबर्स चाहिए होते हैं? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइवेट में 200 चाहिए होते हैं, पब्लिक में कोई भी लिमिट नहीं है। क्वेश्चन 21, which type of company can issue shares to the general public and has its shares traded on the stock exchange? कौन सी कंपनी है जो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर सकती है और नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज में आराम से ट्रेड कर सकती है? तो ऑब्वियसली ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके पास ये राइट होता है कि वो शेयर्स मार्केट में इशू करे और उससे अपना शेयर कैपिटल जनरेट करे। प्राइवेट कंपनी के पास ऐसा राइट नहीं होता। ओपीसी मैंने आपको जस्ट अभी बताया व्हाट इज 1% कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, जो कंपनी के 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट कंपनी के पास है। ठीक है, विच टाइप ऑफ कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी बट इट्स शेयर्स कैन नॉट बी पब्लिक लिमिटेड? कौन सी कंपनी है जिसकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती है, ठीक है, बट उसके जो शेयर्स हैं उसको आप पब्लिकली ट्रेड नहीं कर सकते? तो भाई प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें आप शेयर्स को पब्लिकली ट्रेड नहीं कर सकते। पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपकी एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप पब्लिक को आराम से शेयर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इसके पास ये राइट नहीं है कि वो जनरल पब्लिक से शेयर्स इशू करे। ठीक है, इसीलिए हम इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ जनरल मीटिंग इन अ प्राइवेट कंपनी? तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आपको एक जनरल मीटिंग रखवानी है तो मिनिमम आपको 3 मेंबर्स चाहिए होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम मेंबर्स अगर आपको चाहिए किसी प्राइवेट कंपनी में तो वो होते हैं 2 मेंबर्स। एक सेकेंड, ये मैंने 3 क्यों टिक, वेट, मिनिमम 2 मेंबर्स। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए जब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की। जब पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं 5 मेंबर्स होते हैं अगर टोटल मेंबर्स कंपनी के 1000 हैं। 15 मेंबर्स की जरूरत है अगर टोटल मेंबर्स 1000 से 5000 हैं, और 30 मेंबर लगते हैं अगर मोर देन 5000 मेंबर्स आपकी कंपनी में जुड़े हैं, क्योंकि मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी में, है ना। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 minimum number of members required to hold a general meeting is the private companies too, but public company में ये क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल होना चाहिए। 5 लोगों की जरूरत है अगर 1000 की कंपनी है, 15 लोगों की जरूरत है अगर 1000 से 5000 के बीच की कंपनी है, और 30 लोगों की जरूरत है अगर मोर देन 5000 की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 24, which document must be filled annually with the register of a company
कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज अकाउंट, शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है एनुअल रिटर्न्स आप यहाँ पर फाइल करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 25, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर एंड ऑपरेशंस। कंपनी को मैनेज करना, उसकी सारी चीजों को देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सो डायरेक्टर्स, है ना, हु गिव डायरेक्शंस। एवरी निधि शैल मेंटेन मेंबर्स नॉट लेस देन। देखो निधि कंपनी होती है आपकी छोटी छोटी कंपनीज, ठीक है, नाम से पता चल रहा है निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या होती है? छोटी कंपनीज होती हैं। हेलो, वॉइस, आई होप वॉइस ब्रेक नहीं हुई है। देखिए, आई होप वॉइस क्लियर है आप सभी को। निधि कंपनी होती है जो म्यूचुअल हेल्प के लिए कंपनीज बनाई जाती हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए कंपनीज को बनाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं निधि कंपनी। ठीक है, इसमें आपके पास कुछ मिनिमम नंबर्स होते हैं और कुछ मैक्सिमम नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स आपको चाहिए 200 निधि कंपनी को बनाने के लिए, और मिनिमम आपको 7 मेंबर्स चाहिए जिससे कि आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मिनिमम 7 और मैक्सिमम 200। ये म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई जाती है। एनबीएफसीज में हम इन्हें काउंट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह, और ये एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, सो निधि कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, और 200 मेंबर्स से कम इसमें नहीं होने चाहिए। 200 मेंबर्स का आपको यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए, इतने होने चाहिए। बोरोइंग और लैंडिंग होती है यहाँ पर अमंग द मेंबर्स आपस में एक दूसरे को फंड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि म्यूचुअल हेल्प वो एक दूसरे की कर सके। ठीक है, now question 27, every company shall hold the first board meeting within। देखो ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक मीटिंग्स। आपके पास बहुत अलग अलग टाइप्स की मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, ये देखो कंपनी मीटिंग्स, तो बोर्ड मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग है, क्रेडिटर्स की मीटिंग है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, स्टैट्यूटरी, एनुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और क्लास मीटिंग। ठीक है, सो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं? मीटिंग्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, सबसे पहले यहाँ देखो, ये तो अलग अलग टाइप की मीटिंग है। जब बोर्ड के मेंबर्स मीटिंग करेंगे उसे बोर्ड मीटिंग कहेंगे, शेयर होल्डर्स मीटिंग करेंगे उसे शेयर होल्डर्स की मीटिंग कहेंगे, डिबेंचर होल्डर्स की अलग, क्रेडिटर्स की अलग। आपको ये सीखना है कि शेयर होल्डर्स के अंदर कितने टाइप की आती है। ठीक है, सो सबसे पहले आती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। ये पहली मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की जो कंपनी बनने के बाद होती है। ठीक है, सो ये क्या हो जानी चाहिए? विद इन द 6 मंथ्स, बट 1 महीने से पहले नहीं, यानी कि 1 से 6 महीने के बीच में आप स्टैट्यूटरी मीटिंग को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, फिर आती है एनुअल जनरल मीटिंग। ये होती है वंस इन अ ईयर, नाम से पता चल रहा है एनुअली होती है। फिर होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है? जो यूजुअल बिजनेस से अलग आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। ठीक है, जो अर्जेंट डिस्कशन आपको करना है जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, उससे डील करने के लिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को करते हैं। ठीक है, फिर क्लास मीटिंग्स होती है। क्लास मीटिंग्स का मतलब है पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स के साथ अगर आपको मीटिंग करनी है, पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स, पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स के साथ आपको मीटिंग करनी है तो उसे हम कहते हैं क्लास मीटिंग। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए कोई कंपनी, एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बोर्ड मीटिंग सबसे पहले कब हो जानी चाहिए? तो भाई देखो, बोर्ड मीटिंग आपकी तब हो जानी चाहिए जब आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, विद इन 30 डेज आपकी कंपनी का पहला मीटिंग हो जाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, memorandum containing salient features of a prospectus as may be specified by Securities Exchange Board of India making regulation in his behalf। ठीक है, कोई भी रेगुलेशन अगर मेमोरेंडम में मेंशन है जो हम प्रोस्पेक्टस में दिखाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेबी, तो उसे हम कौन सा प्रोस्पेक्टस कहते हैं? उसे हम एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में बताया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे डिस्क्राइब कर रहे हैं हम,
और एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसको हम क्या कर रहे हैं, एज अ नोटिस बांट रहे हैं, जिसमें हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करें, हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से पहले, इट इज अ प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट जो कि फाइल करता है सेबी के सामने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करने से पहले, आईपीओ से पहले। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता है जो आपके सेबी के बिहाफ में होता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है जो सिक्योरिटीज को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर करने के लिए बनाया जाता है। और डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता है जहां पर कंपनी को, पब्लिक को जब आप शेयर्स इशू कर रहे हैं तो बिना प्रोस्पेक्टस के जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑफर करते हैं उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको हम मान लेते हैं कि वो आपके प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। सो यहाँ पर तो आंसर होगा आपका एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ओके, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी shall have independent directors. Independent directors होने चाहिए एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। According to India Code, every listed public company must have at least one third of its directors as independent directors, and any fraction is that in that one third is rounded off as 1. मतलब अगर वन थर्ड आपने किया और आंसर आया सपोज 3.5, ठीक है, तो उसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 4 के लिए, ठीक है, इस तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो साइन होना चाहिए बाय द प्रमोटर्स ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी विद द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी। तो भाई जब आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, दूसरी कंपनी के साथ, तो आपके डॉक्यूमेंट जो है साइन होने चाहिए। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वो आपका बनता है जब इनिशियल लेवल पर आप कंपनी को बना रहे हैं, उस टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। और इसी से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं बिफोर इनकॉर्पोरेशन उसे हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्वेश्चन 31, जो एनपीओज होते हैं सेक्शन 8 के अंदर, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसमें हम एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं एज पर विच स्केड्यूल। तो स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है और उसी के अंदर हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 32, as per dash of the Companies Act 2013, the person appointed as auditor of a company shall sign the auditor's report to certify any other document in accordance with the provision of which section? Provision of section 141 subsection 2. तो कंपनीज एक्ट की कौन सी सेक्शन में एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जो कि ऑडिटर रिपोर्ट को साइन करता है, ठीक है। सो दिस इज सेक्शन 145। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है उसमें क्या चीजें आती हैं, ठीक है। सो उसमें सारे के सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आता है आपकी कंपनी के बारे में कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ पर हुआ है, यानी कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, उसका एड्रेस कहाँ पर है। तो कंपनी का नाम, उसका ऑफिस, स्टेट का नाम, सारी डिटेल्स इसके अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एसोसिएशन रजिस्टर्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो जो लिमिटेड वर्ड का जो यूज है इसका परमिशन कौन देता है, इसका राइट कौन देता है कि आप इस एग्जेम्पशन से बचते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा है कोई भी कंपनी है उसमें लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, और कोई पब्लिक कंपनी होती है उसमें सिर्फ लिखा होता है लिमिटेड, या फिर कभी कभी नहीं भी लिखा होता है। तो ये एग्जेम्पशन आपको कौन देता है, ये एग्जेम्पशन ऑब्वियसली बात है आपको कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, सब्सिडी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज। देखो एक गवर्नमेंट कंपनी की जब सब्सिडी होती है तो वो भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी ही बनती है, ठीक है। पेरेंट कंपनी के अकॉर्डिंग ही चीजें चलती हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी हो तो भाई वो भी क्या होगी, गवर्नमेंट कंपनी होगी। जैसे कि अगर प्राइवेट कंपनी को सब्सिडी है तो वो भी अपने आप में प्राइवेट कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडी होगी तो फिर वो भी पब्लिक होगी और वो प्राइवेट भी, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये यहाँ पर सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या हो जाएगी, आपकी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए हेल्पफुल